हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सभी घर में होंगे, सेफ होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, उसमें काफ़ी कुछ हिस्सा हम कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने करा था एटॉमिक आयनिक वंडरवॉल रेडियाई, और साथ में करा था आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ बेटा आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी जो आज के जो दो टॉपिक हैं उनके ऊपर। तो वो जो है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इसमें बेटा नाम के अंदर इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी चेंज, तब उसमें कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है या कितना एनर्जी का बदलाव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बेसिकली क्या होता है, एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वो इसीलिए बाहर है। ठीक है, जब वो अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो स्टेबल होना चाहेगा। तो उसके अंदर जो फालतू ऊर्जा थी, जो उसके अंदर फालतू एनर्जी थी, उस एनर्जी को वो क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा, तभी वो अंदर आ सकता है। ठीक है, नहीं तो उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो बाहर ही रिवॉल्व करेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा, तब वो अंदर आएगा। यानी कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो हम बेसिकली यही चीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब कई बार क्या होगा कि मान लो कोई एटम है, उस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें उस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से आ रहा है कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तब भी वो अंदर घुस पाएगा, नहीं तो वो अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं वो उसको आने नहीं देंगे। उसको हमें ताकतवर बनाना पड़ेगा, उसको एनर्जी देके। तो कई बार हमें एनर्जी देनी भी पड़ेगी और कई बार एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाहर निकालेगा वो, तब अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, नाम के अंदर ही मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब भी कोई एटम है गैसियस स्टेट में है, अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन किसी एटम में जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक जगह एनर्जी रिलीज होती है और एक जगह में एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी उसको एनर्जी देनी पड़ी, और कब नेगेटिव होगी, यानी वो अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और दूसरा इसका एक और जो मेजरमेंट है दैट इज किलो जूल्स पर मोल। हम इन दोनों यूनिट्स के अंदर ही इसको मेजर कर सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जो एनर्जी होती है दैट इज 96.49 किलो जूल्स पर मोल के बराबर होती है। ठीक है, अब जैसे हमने आयनेशन इंथैल्पी पढ़ा था, आयनेशन इंथैल्पी में क्या था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो उस समय उसको बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको क्या कहते थे हम, आयनेशन इंथैल्पी। कितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी कि हम इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकाल रहे हैं, जब वो गैस का एटम है, गैसियस एटम है, और दूसरा ग्राउंड स्टेट में है। इन दोनों टर्म को भी मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा कि हम इन दोनों टर्म को क्यों यूज करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम को और ग्राउंड स्टेट को। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे वहां पे। अब आते हैं, देखो उसके अंदर हमने एक पढ़ा था सक्सेसिव आयनेशन इंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगी वो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सेकंड आयनेशन इंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सक्सेसिव होती है। सक्सेसिव मतलब सॉरी, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सेकंड इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तब कितनी एनर्जी
रिलीज होगी या हमें देनी पड़ेगी, वो कहलाती है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव और नेगेटिव कब होंगी? देखो अगर कोई एटम आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आने को तैयार है, तो वो अपनी एनर्जी बाहर निकाल के उसमें आराम से आ जाएगा क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा एटम। लेकिन कई बार क्या होगा कि जब जैसे कोई किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ठीक है, गेन करता है तो कभी कोई भी एटम तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर आ गया ओ नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको जो है नेगेटिवली चार्ज एटम है ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, क्योंकि सेम चार्ज हो गए। सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वहां पे अब उसको क्या करना पड़ेगा? हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे जो रिपल्शन हो रहा है ना, जो उसको धक्का मार रहा है वो, उसके लिए उसको एनर्जी मिल जाए, लड़ने के लिए उसको एनर्जी मिल जाए। तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की, यहाँ आप देखो तो वो क्या है? पॉजिटिव है, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। वो क्यों है? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब वो गेन कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज एटम में एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम डालेंगे तो वो रिपेल करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज एटम है। तो वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए वहां पे आपकी एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि वहां पे नेगेटिवली चार्ज एटम होने के बाद में उसमें रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो न्यूट्रल एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो न्यूट्रल एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना है चाहता है या स्टेबल होना चाहता है, उसको जरूरत है, तो वहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगी। लेकिन अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पहले से और उसको फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना है या तीसरा गेन करना है, तो वहां एनर्जी आपकी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, चलो अब चल हमारे नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। सबसे पहला है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर एटम के और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन कितना, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो बाहर से और इलेक्ट्रॉन्स को भी अंदर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर उनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर चार्ज ज्यादा है, चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है ना वो नजदीक रहेगा न्यूक्लियस के, तो वो जल्दी खींच लेगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा फैक्टर वही है, साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज छोटा है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर उसका साइज बड़ा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनके बीच की दूरी हो जाएगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो वहां पे उसको गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो जल्दी से एटम गेन नहीं कर पाएगा। तीसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अगर हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो वो क्यों गेन करेगा? तो वो गेन नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, और उसमें अगर आप फिर भी आप जबरदस्ती अगर इलेक्ट्रॉन डालना चाहोगे तो वो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो अगर वो हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो सबसे पहली बात तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होगी या जीरो होगी क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। तो मेन फैक्टर हमारा एक न्यूक्लियर चार्ज और एक साइज ऑफ एटम। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मेनली हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मेन हमारा है न्यूक्लियर चार्ज और साइज ऑफ एटम, यही हमारा वहां पे भी है आयनेशन एंथैल्पी में। वहां साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर जाता है, यानी आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। यहाँ पे अगर साइज छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इन चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करना है, आपने रटना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में कैसे चेंज होती है। तो हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं, एक तो एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए, छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, और दूसरा चीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो पीरियड के अंदर आपका साइज ऑफ एटम भी घट रहा है
और न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है, यानी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है तो दोनों चीजें फेवरेबल होगी। इसका मतलब है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी नेगेटिव किसकी, हैलोजन्स की, क्योंकि हैलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब देखो बेरिलियम में पॉजिटिव है, क्यों है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, यानी इसकी भरी हुई है, क्यों लेगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड है तो वहां पे भी आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो वहां पे भी वो पॉजिटिव है। नियॉन पे आ जाओ, नियॉन कंप्लीटली फिल्ड है, नोबल गैस है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। पीरियड्स में जब हम जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हैलोजन्स तक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव इंक्रीज होती जाएगी, बीच में कुछ वेरिएशन आएंगे जहां पे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होगा। नोबल गैस की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी क्योंकि वो स्टेबल है। अब अगला क्वेश्चन यही है, व्हाई हैलोजन्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो हैलोजन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिकली क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns2np5 होता है, यानी उनकी p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन होते ही np6 हो जाएगा, यानी उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो उनके अंदर क्योंकि ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, गेन करने की, तो इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर चीज आप समझ के करना है आपने, साइंस का मतलब ही यही है समझना। अगर आप रटोगे तो आपको फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए, और आप नोटबुक में लेके उसको आप हिंदी में राइट करो, क्या आपको समझाया है क्या नहीं समझाया, और उसको फिर रिवाइज करो। अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया तो आपका, मैं ये बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के अंदर 40% हिस्सा 11th और 12th का वो क्लियर हो जाएगा, अगर ये टर्म्स आपके क्लियर हैं। आयनिशन इंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैस आर जीरो while those of beryllium, magnesium, nitrogen and phosphorus are almost zero, ठीक है। तो देखो पहली बात, नोबल गैस है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए उनकी जीरो होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ही। उसके बाद आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। इनमें क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, बेरिलियम का तो पूरा भरा हुआ है 2s2 है, मैग्नीशियम का पूरा भरा हुआ है 3s2 है, उनको जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो p ऑर्बिटल में जाएगा और वहां पे फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि रिपल्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इन दोनों का बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने के कारण उनकी टेंडेंसी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन को, क्यों चाहेंगे, क्योंकि पहले से स्टेबल है। अब स्टेबल हो गया, अनस्टेबल कौन होना चाहेगा, तो वो, उनको अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिर भी देना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि वो पॉजिटिव होगी। वैसे उनकी जीरो होती है, यानी उनकी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। हेलोजन्स की सबसे ज्यादा है क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। नोबल गैस की जीरो है क्योंकि उनका पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, बेरिलियम मैग्नीशियम के भी कंप्लीटली भरे हैं, और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो आपके हाफ फिल्ड है, तो आपको वहां कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो स्टेबल है पहले से। तो स्टेबल है वो क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ठीक है। अब आओ आगे, वाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि हम जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, हमने ये पढ़ा है कि साइज जो है वो जिसका छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, लेकिन फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन की कंपैरिजन में। उसका कारण क्या है, देखो बेटा, फ्लोरीन का जो है उसके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p5 आता है, यानी उसके पास में 2 शेल हैं। अब उस शेल में साइज छोटा है,
पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो वो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो उसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, तो उस रिपल्शन होने के कारण फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कहाँ पे हैं? एक फ्लोरीन और क्लोरीन का है, एक ऑक्सीजन और सल्फर का है। पहला एलिमेंट जो है इनका ग्रुप्स का, वो साइज छोटा होने के बावजूद उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव नहीं है। वो क्यों नहीं है? कि उनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है और उनमें ऑलरेडी पहले से ही जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन वो साइज छोटा होने के कारण उसको अंदर नहीं आने देते, उसको रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों की, फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है और ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा नेगेटिव है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये जो हमारे 4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ठीक है, हेलोजेंस वाला, फिर नोबल गैस वाला, फिर फ्लोरीन और क्लोरीन वाला, ऑक्सीजन और सल्फर वाला, यही रीजनिंग के क्वेश्चंस मेनली आते हैं क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है। जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर करनी है, समझनी है। साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, वो उसको बहुत ज्यादा रिपेल करता है, तो उसके कारण उनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है, यानी कम नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होगी और ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूं, नेगेटिव का मतलब है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी बाहर निकाल के आएगा। ठीक है, तो वो बाहर निकालेगा और आराम से अंदर आ रहा है तो उसकी उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी। अगर वो अंदर आ रहा है लेकिन वो आराम से अंदर नहीं आ सकता, तो वहां आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुप्स में क्या होता है। ग्रुप्स में आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो ग्रुप्स हैं हमारे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वहां पे क्या होता है, एटम का साइज भी बढ़ गया और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज हुआ, लेकिन साइज ज्यादा बढ़ा। साइज जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जितना न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ा। तो साइज हमने यही पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज छोटा होगा, एक्सेप्शन जो है वो 2-3 को छोड़ के। तो अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। लेकिन यहां ग्रुप में क्या हो रहा है, ऊपर से आप नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो उसके कारण से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपको ये आपका हेलोजन वाला ग्रुप दिखा रखा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टिडीन। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन में तो एक्सेप्शन था, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन में डिक्रीज हो गई, फिर आयोडीन में और डिक्रीज हुई और एस्टेटीन में और ज्यादा नीचे डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप्स में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट एक हेलोजन वाला और एक ऑक्सीजन फैमिली वाला, उन दोनों में एक्सेप्शन है, वरना कोई आपको दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, यहां तक आपको क्या है। नेक्स्ट आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी हम पहले भी पढ़ते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। तो बेसिकली क्या होता है कि वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वैलेंसी वो होती है कि वो कितने दे सकता है, ठीक है, उसकी कंबाइन करने की कितनी कैपेसिटी है। तो देखो यहाँ मैंने नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो 2 वाली जो हमारी है वो 2s और 2p ये दोनों भरी हुई है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये क्या कर सकता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन s से दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसी तरह से कैल्शियम पे आ जाओ, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कैल्शियम जो है वो अपने s वाले ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो वैलेंसी है वो 2 होगी। इसमें बेटा थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो यहाँ पे 3s2 3p6 और 4s2 आएगा। ठीक है, 3s2 की जगह 4s2 है, तो वो वैलेंसी वही रहेगी 2। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन पे आ जाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3।
अब ये क्या कर सकता है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में है वो दे सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी, 3। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे p के अंदर ये 2 गेन कर सकता है, तो ये 2 गेन करेगा तो 6 हो जाएंगे pb, तो यहाँ इसकी वैलेंसी हो गई 2, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन पे आ जाओ, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 3p5 है, ठीक है। तो p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो वो इजीली गेन कर लेगा, तो वहां उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। नियॉन जो है कंप्लीटली फिल्ड है, 10 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो इसका वैलेंसी जो होगी वो 0 होगी। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको वीडियो बनाया था और उसमें बिल्कुल अच्छी तरह समझाया था, तो वो आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपने मोजले का पढ़ा था, मोजले ने यही कहा था कि मेनली जो प्रॉपर्टीज हमारी किसी भी एलिमेंट की हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, उसके एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या वैलेंसी पे। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है या वैलेंसी सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी नियर अबाउट सेम होगी, ठीक है। तो आपने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से समझना है और उसको ढंग से करना है, वो बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। एटलीस्ट 30 तक आप बिना देखे एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि आप 2 मिनट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रॉपर्टी आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की और वैलेंसी की दोनों बिल्कुल क्लियर होंगी। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। और साथ साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहिए, क्योंकि जो हमारा ये जो टाइम खत्म होगा, खराब होगा, एक तरह से खराब तो नहीं कह सकते कि खत्म हो रहा है, और इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। जितना ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे पास उतना ही प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ जो है वो घर बैठे आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो आप किसी भी टाइम मुझे फ़ोन करें, मैं आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो भी डाउट होंगे उनको सॉल्व करूँगा। थैंक यू बेटा।